हाय डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रश्नावली 5.1 के कुछ प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। लेकिन उन प्रश्नों को सोल्व करने से पहले इस चैप्टर के प्रमुख टॉपिक्स को अवश्य याद रखें। जैसे इस प्रश्नावली में हमें किसी फंक्शन और ज्ञात या अज्ञात किसी क्रिटिकल बिंदु के लिए संतत की जांच करनी होती है, तो कब हम जानेंगे कि फलन संतत है अथवा संतत नहीं है, इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए बोर्ड पर उतार दिया है, उसको आप जरूर ऑब्जर्व करें। आइए मेरे साथ इसको देखें। वास्तविक फलन f(x) के x बराबर a पर संतत होने की शर्तें, मतलब कोई फलन दिया हुआ रहेगा और उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स भी रहेगा कि x बराबर a पर, यहाँ पर a मैंने सपोज किया है, एक सिंबल लिया है, x बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी, -1 भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी फंक्शन के x बराबर a पर संतत होने के लिए शर्तें जो है वो दो तरीके की हैं। ठीक है, एक शर्त है कि यदि f(x) एक प्रकार से डिफाइंड हो, और एक शर्त है कि यदि f(x) एक से अधिक प्रकार से डिफाइंड हो, मतलब परिभाषित हो। यदि आप इस चैप्टर को बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो अवश्य देखें। उसमें मैंने सातत्य अर्थात कंटिन्यूटी के ऊपर बहुत ही डिटेल्स बाय फिगर और कुछ फॉर्मूला और कुछ बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग से समझाने की कोशिश की है। आप उस वीडियो को अवश्य देखें। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप इस प्रश्नावली के पॉइंट्स और कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चैप्टर के हर सवाल को बना लेंगे समझते हुए। तो देखिए कि जब फलन एक प्रकार से डिफाइन होगा, एक प्रकार से डिफाइन होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई फंक्शन 2x + 3 दिया हुआ है और x बराबर मुझे 2 पर संतत है या नहीं, ये जांच करनी है ना। मान लीजिए कि मुझे कोई फलन एक प्रकार से डिफाइन किया, तो एक प्रकार से डिफाइन करने का मतलब यही हुआ कि किसी क्रिटिकल पॉइंट के लिए ना तो बाएं तरफ और ना तो दाएं तरफ, डायरेक्ट x बराबर 2 पर हमें फलन को जांच करना है कि x बराबर 2 के लिए ये फंक्शन संतत है कि नहीं, कंटिन्यूटी पे आधारित है कि नहीं। तो जब एक प्रकार से डिफाइंड होगा, इस तरीके का जब फंक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे कि सीधा फलन का मान निकालेंगे उस क्रिटिकल बिंदु पर। जैसे यहाँ पर x बराबर 2 किया तो हम x के जगह पर 2 रख देंगे। ठीक है, और फिर हम उसी फलन के लिए सीमा भी ज्ञात करेंगे। मैंने यहाँ पर सब चीजों का अर्थ भी लिख दिया है कि जहाँ f(a) का मतलब a पर फलन का मान होता है और लिमिट x एक्सटेंड्स टू, है ना, x टेंड्स टू a, f(x) का मतलब होता है a पर फलन की सीमा। ठीक है, अब यदि f(x) एक से अधिक प्रकार से डिफाइंड हो, अब आप कहोगे कि एक से अधिक प्रकार से डिफाइन होने का मतलब क्या हुआ, उसका भी एग्जांपल देखिए। फंक्शन एक से अधिक प्रकार से डिफाइन हो, एक से अधिक प्रकार से डिफाइन होने का मतलब क्या होता है, f(x) 2x + 3 यदि x इस प्रकार से 2x - 3 यदि x ग्रेटर है ना। अगर इस तरीके से फंक्शन कोई आता है कि f(x) 2x + 3 कब, जब x का मान 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो। ठीक है ना, और यहाँ है 2x - 3 होगा कब, जब x का मान 0 से बड़ा हो। तो जब इस तरीके से डिफाइन होगा तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन हमें एक से अधिक प्रकार से डिफाइन किया गया है। जैसे यहाँ पर 2 प्रकार और यहाँ 1 प्रकार से। तो जब हमें फंक्शन एक से अधिक प्रकार से डिफाइन किया हुआ मिलेगा तो उसके लिए हमें बाएं हाथ की सीमा,
फलन का मान और फिर दाएं हाथ की सीमा ज्ञात करनी होती है। बाएं हाथ की सीमा का मतलब ये है कि जब इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का मतलब माइनस नहीं होता है, ये सिर्फ सिंबल है जिसका मतलब होता है बाएं हाथ की सीमा। इसका मतलब होता है बाएं हाथ की सीमा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं हाथ की सीमा। और जब हम ये प्लस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दाएं हाथ की सीमा, मतलब RHL राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसे हम LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उधर बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो जब फंक्शन एक से अधिक प्रकार से डिफाइन होगा तो हमें बाएं हाथ की सीमा, फलन का मान और फिर दाएं हाथ की सीमा ज्ञात करनी होगी। पिछले वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बेहतरीन ढंग से समझाया है, आप उसे जरूर देखें। फिलहाल यहाँ देखें कि जब a माइनस है तो इस चीज को दूसरे अर्थ में भी हम लिख सकते हैं, जैसे x की जगह पर जब हम h लेंगे तो हमारा टेंस जो होगा वो 0 की ओर होगा। ठीक है, उस मान के ऊपर हम नहीं चलेंगे, सीधा हम चले जाएंगे कहाँ, 0 के ऊपर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब x के स्थान पर मुझे a माइनस h रखना होगा। जब हम LHL में जाएंगे, ठीक है, LHL के अंतर्गत जाएंगे, LHL के अंतर्गत तो x बराबर मेरा a माइनस h हो जाएगा और h जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को हम ऐसे भी कहते हैं कि h काफी सन्निकट है किसके, 0 के। उस प्रश्न में हम h की जगह पर 0 पुट करके उसके मान को निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम RHL की तरफ चलते हैं तो RHL में x बराबर a प्लस h लेते हैं और h का सन्निकट मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम ये माइनस का मतलब ये कभी न समझें कि इसके अंदर माइनस का मान रखना होगा, इसके अंदर प्लस का मान रखना होगा। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी फंक्शन को 2 पर जांच करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि -2 हम ले लेंगे, इधर +2 ले लेंगे, बल्कि इसका मतलब ये होता है a के पावर जो ऊपर में माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब ही होता है कि हम उस फंक्शन में उसका मान कुछ कम लिए हुए हैं। कितना कम लिए हुए हैं, h कम लिए हुए हैं। और h का मतलब 0 नहीं होता है बल्कि 0 के लगभग बराबर होता है। उसी तरीके से जब हम a प्लस कहते हैं तो a प्लस का मतलब ये होता है कि हम दाएं हाथ की सीमा ज्ञात कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में x का मान a प्लस h होता है, मतलब दिए गए बिंदु से कुछ अधिक होता है। और जब हम x बराबर a प्लस h रखते हैं तो h के स्थान पर लगभग 0 मानते हुए 0 रखते हैं और उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो आपने देखा कि जब एक प्रकार से डिफाइन होता है तो हमें सिर्फ फलन का मान और फलन की सीमा ज्ञात करनी होती है। जब एक से अधिक प्रकार से डिफाइन होगा तो बाएं हाथ की सीमा, फलन का मान और फिर दाएं हाथ की सीमा निकालनी होती है। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इस चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, LHL इक्वल f ऑफ a इक्वल RHL। मतलब ये हुआ कि कोई फलन a पर संतत है कि नहीं, इसके लिए हमें इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस चैप्टर के कुछ और पॉइंट्स को आपके सामने रख रहे हैं, उसको भी आप ऑब्जर्व करें, देखें। संतत फलनों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये पॉइंट पिछले वीडियो में भी है, क्योंकि ये मान लीजिए कि कोई नया वीडियो देखने वाला व्यक्ति हो, स्टूडेंट्स हो, तो उसके लिए ये चीज फिर से नोट कर दी जा रही है फटाफट। संतत फलनों का गुण क्या होता है, फर्स्ट, प्रत्येक बहुपदीय फलन
संतत होता है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे आपके चैप्टर में जिसे सिर्फ फलन की पहचान करके आप उसको बता सकते हैं कि कोई फलन संतत है कि नहीं। कुछ टीचर उसको इसी रूप में शॉर्टकट बता देते हैं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके की अप्लाई ज़रूर इसमें करें। प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत होता है और एक पॉइंट याद रखेंगे, प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है। यदि फलन परिमेय है तो उसे भी हम संतत मानते हैं, लेकिन इसके लिए याद रखना है, जैसे मान लो f ऑफ x इक्वल 1/x-5 लिखा हुआ है, तो यहाँ यह फलन x बराबर 5 के लिए डिफाइन नहीं है। तो आप उस वीडियो में देखोगे तो ये बताया गया है कि फलन परिभाषित अवश्य होना चाहिए। यदि फलन परिभाषित नहीं है, किसी पॉइंट्स पर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसे हम फलन मानते ही नहीं है, संतत होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसके साथ एक शर्त लिखा हुआ रहता है कि वेयर x डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब अगर हम x की जगह पर 5 ले लें तो ये फलन जो है डिफाइन नहीं होगा, इसका मान इनफिनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, ये सारे जो पॉइंट हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में सवाल कर दे कि प्रत्येक बहुपदीय फलन खाली स्थान या होता है, 4 ऑप्शन दे दे, संतत असंतत दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखेंगे प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, संतत होता है। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि प्रत्येक परिमेय फलन होता है, 4 ऑप्शन दे दे, संतत असंतत इनमें से कोई नहीं या दोनों, तो हम उसमें सही टिक किस पर लगाएंगे, संतत होता है पर। अब संतत फलनों का बीजगणित जरा देखें। ये सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। संतत फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा कि यदि f ऑफ x तथा g ऑफ x बराबर a पर संतत हो, तब पहला f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल x बराबर a पर संतत होगा। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि उन फलनों का योगफल भी, अगर उन फलनों को जोड़ करके फिर से हम x बराबर a पर चेक करें तो फलन क्या होगा, संतत होगा। दूसरा पॉइंट है f ऑफ x माइनस g ऑफ x इक्वल, तो ये भी x बराबर a पर, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, x बराबर a पर ये भी क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, इसी तरीके से f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो ये भी x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट याद रखेंगे, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो यह भी x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप ज़रूर याद रखें। ऐसा ना करें कि सिर्फ चैप्टर के प्रश्न को हल कर लें और आप अपने आप को बहादुर समझें। अब हम इस चैप्टर में लगने वाले कुछ आवश्यक फार्मूला का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, प्रारंभिक कुछ गणित ऐसे होंगे, प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो काफ़ी आसान होंगे, लेकिन जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद जब हम चलेंगे तो कुछ ऐसे सूत्र की आवश्यकता होगी जिसे हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए उन सूत्र को भी एक नज़र में रख लें, उसको आप अपने नोटबुक पर ज़रूर रख लेंगे और उसको याद कर लेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी काफ़ी आवश्यकता होगी। लिमिट x टेंड्स टू a
x का पावर n, a का पावर n अपॉन x माइनस a। याद रखेंगे x टेंस टू a, x का पावर n, a का पावर n। देखेंगे यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ a तो यहाँ भी a, तो इसका जो मान होगा वो n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, यह सूत्र आप जरूर याद रखेंगे। दूसरा इस चैप्टर में लगने वाला फॉर्मूला है x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखें थीटा, अगर यहाँ h अपॉन h भी होगा तो भी 1 होगा, थीटा अपॉन थीटा होगा तो भी 1 होगा। थर्ड इसी तरह का फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पर हमारा tan x अपॉन x इक्वल भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज़ को हम एक और फार्मूला में देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और फार्मूला देखें, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका वैल्यू log a बेस e हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 5 फार्मूला हुआ। कुछ और फार्मूला का जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 6 लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x का पावर 1/100, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पावर 1/100, तो इसका मतलब e हो जाता है। और एक 7वां फार्मूला भी याद रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और ये log x प्लस 1 अपॉन x हो, तो इसका मान भी 1 आप रखेंगे। इन सूत्र के ऊपर आप जरूर अपनी पकड़ रखेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये कुछ फार्मूला ज़्यादा इस्तेमाल होगा इस चैप्टर के अंदर। मतलब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो उसके जगह पर हम 1 लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x होगा, तो उसके जगह पर भी हम 1 रख देंगे। अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्न को सोल्व करके देखते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नावली 5.1 के पहले सवाल को लेते हैं और देखते हैं कि इसे किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल 5x माइनस 3, x इक्वल 0, x इक्वल माइनस 3 और x इक्वल 5 पर कंटिन्यूअस है। मतलब इसको हमें साबित करना है कि इन बिंदुओं पर ये जो फंक्शन है संतत है। तो पहली नज़र में हम ये देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ एक प्रकार से डिफाइन है। ये जो फंक्शन है वो सिर्फ एक प्रकार से डिफाइन है। ठीक है ना, एक प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना, तो इसके लिए मुझे सिर्फ क्या ज्ञात करना होगा, f ऑफ a लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, हमें सिर्फ यही ज्ञात करनी है। और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब a के स्थान पर मुझे 0, फिर -3, फिर मुझे 5 पर जांच करनी है, और अगर ये बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे कि फलन दिए गए बिंदुओं पर क्या है, संतत है। ठीक है, तो आइए जरा सा हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम इस फलन को x बराबर 0 पर चेक करने वाले हैं। x बराबर 0 पर, ठीक है, तो चूंकि f ऑफ x इक्वल क्या है, 5x माइनस 3 है, तो इसलिए हम f ऑफ 0 ज्ञात करेंगे। चूंकि मुझे 0 पर जाना है तो 0 पर जाएंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3, अर्थात f0 का वैल्यू कितना हो गया, ये 0 माइनस 3, मतलब f0 का वैल्यू हुआ -3। ठीक है, अब मुझे x बराबर 0 पर इस फलन का लिमिट ज्ञात करना होगा। अब लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना, जहां पर हम a लिखते थे तो a बिंदु मान करके यहाँ पर मुझे 0 है तो 0 पर मैं चेक करूंगा, तो लिमिट x टेंस टू 0
एफ एक्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और फलन का मान रखूंगा। तो एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए एफ एक्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5x माइनस 3। अब हम इसमें लिमिट लगाने वाले हैं, तो जब हम लिमिट लगाते हैं तो ये जो चीज होता है इसको हम खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि x को 0 कर देना है, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 मीन्स माइनस 3। तो आप क्या देख रहे हैं कि उस बिंदु पर फलन का मान -3 और उस बिंदु पर फलन की सीमा दोनों -3 है। तो दोनों मान इक्वल होने के कारण हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस चीज को इस तरीके से अंत में हम लिखेंगे कि स्पष्टतः x बराबर 0 पर f ऑफ 0 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अगर ये बराबर नहीं होता तो इसको काट देते, और जब ये कट जाता तो संतत नहीं होता। जब ये इक्वल है, क्योंकि इसका जो मान है वो कितना है, -3 है, तो हम कहते हैं कि इसलिए फलन, मतलब केवल फलन नहीं लिखेंगे, यह फलन x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, मैं समझता हूं कि अब इसी तरीके से आप x बराबर -3 पर भी जांच कर सकते हैं, x बराबर 5 पर भी जांच कर सकते हैं। चलिए एक और हम जांच करके देख लेते हैं, ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए कि किया क्या जा रहा है। काफ़ी आसान चैप्टर है, बस आप इस चैप्टर के कुछ बेहतरीन टॉपिक्स जो हैं उसको ज़रूर याद रखें, फिर आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। इसी तरीके से अब हम इसके दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, x बराबर -3 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फलन को लिखेंगे कि चूंकि f ऑफ x कितना है, 5x माइनस 3 है, तो इसलिए f जो है x की जगह पर हम -3 का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर 5 माइनस 3 तो यहाँ पर क्या हो गया, f माइनस 3 इक्वल -15 माइनस 3, अर्थात f माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, -18। तो फलन का मान हमने देखा कि -18 है। तो अब हम देखेंगे कि इसका लिमिट का मान कितना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको शो करेंगे कि अब लिमिट x टेंड्स टू -3। ठीक है ना, क्योंकि हमें -3 पर जाना है, और यहाँ पर हम फिर फलन को जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू -3 और फंक्शन का मान हम यहाँ पर नोट करते हैं। फंक्शन हमारा एक ही प्रकार से परिभाषित है, तो 5x माइनस 3, और अब हम लिमिट को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो x की जगह पर -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 ये 15 माइनस 3, तो यहाँ पर भी आपका कितना हो गया, -18। तो यहाँ देखिए कि फलन का मान -3 पर कितना है, -18 है, और फलन की सीमा कितनी है, -18 है। तो हम यहाँ पर फिर कहेंगे कि ये दोनों मान इक्वल हो रहे हैं, तो फिर से हम कह देंगे कि ये क्या है, संतत है। स्पष्टतः x बराबर -3 पर f ऑफ -3 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x जो है वो -18 है। मतलब -3 के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए ये मान इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसलिए यह फलन x बराबर -3 पर क्या है, संतत है। गणित की परीक्षाओं में अधिकतर प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना होता है कि किस तरीके से शुरुआत की जाती है, किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषण देते समय थ्रो ऑफ स्पीच जो होता है, स्पीच की डिलीवरी जो होती है वो काफ़ी जोरदार होनी चाहिए। इसी तरीके से किसी भी एग्जाम में किसी भी चीज़ को लिखने की प्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतरीन होनी चाहिए, इससे आपको बेहतरीन नंबर मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग x बराबर 5 के ऊपर इसको आप ज़रूर जांच कर लें। फ्रेंड्स, अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 2 है कि x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x इक्वल 2x² - 1 के संततता की जांच कीजिए। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो फलन है वो एक ही प्रकार से डिफाइन है।
क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि कोई मान किसी से कम है या किसी से ज़्यादा है। फलन जब एक ही प्रकार से डिफाइन है तो फिर हम वही करेंगे, फलन का मान और उसकी लिमिट ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें LHS और RHS की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे कि चूंकि f ऑफ x, चूंकि एक ही बिंदु पर हमें जांच करनी है, चूंकि f ऑफ x इक्वल 2x² माइनस 1, तो इसलिए f ऑफ 3 इक्वल क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1। मतलब ये हो गया कि 2, यहाँ तो 9 हो गया, 1 9 दूनी 18 घटाओ 1 यानी यहाँ पर कितना हो गया 17। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 और घटाओ 1, तो यहाँ पर हमारा f जो 3 आया वो कितना आ गया 17 आ गया। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी होगी। अब लिमिट x टेंड्स टू 3, क्योंकि ये 3 की ओर है ना, तो अब हम यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं और इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx के जगह पे हम अपना फलन यहाँ पर लिख देते हैं 2x² माइनस 1, और इस लिमिट, इस फंक्शन के अंदर हम अपना लिमिट रखते हैं, और जब लिमिट का मान रखते हैं तो ये सब यहाँ से खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर 2x की जगह पर 3² माइनस 1, 2 9 माइनस 1 18 घटाओ 1 यानी 17। तो आप ये देख रहे हैं कि जो फलन का मान 3 पर जो है वो 17 है, और 3 पर फलन की सीमा जो है वो भी कितनी है 17 है। तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे स्पष्टता करके कि हमारा जो फलन है वो x बराबर 3 पर संतत है। इस तरीके से लिखेंगे स्पष्टतः x बराबर 3 पर f ऑफ 3 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल क्या है 17 है। तो जब ये मान बराबर हैं तो हम कहेंगे कि यह फलन x बराबर 3 पर क्या है संतत है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें हमें कुछ फंक्शन दिए हुए हैं लेकिन उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए f ऑफ x इक्वल x माइनस 5, लेकिन हमें ये केवल कह दिया है कि निम्नलिखित फलनों की संतता की जांच कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स कोई भी लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, किस पॉइंट पे जांच करनी है ये नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के कई तरीके हैं। आप कई अलग अलग YouTube वीडियोस में देखेंगे, या फिर आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे, या किसी टीचर के आप पढ़ते होंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ बनाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैंने आपको कहा था कि अगर बहुपदीय फलन है, कोई फंक्शन बहुपदीय फलन है तो वो क्या है संतत है। तो एक तो तरीका ये है, इसको हल करने के देखिए, एक तरीका ये है प्रथम विधि। हम यहाँ पर ये कह देंगे कि चूंकि f ऑफ x इक्वल x माइनस 5 एक बहुपदीय, ठीक है, बहुपदीय फलन है, इसलिए यह फलन x के किसी भी मान के लिए क्या है संतत है। एक तरीका तो ये है। ये तरीका क्यों, कहाँ से आया? ये तरीका हमें संतत फलनों के गुण से आया। संतत फलनों के गुण में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई बहुपदीय फलन, यदि कोई फंक्शन बहुपदीय फलन के रूप में हो तो उस पर मुहर लगी हुई है कि वो किसी भी मान के लिए, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होता है संतत होता है। तो ये तो हुआ संक्षेप। लेकिन अगर इस चीज को अगर उस तरीके से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक और विधि हम लोग देख लेते हैं। अब हम इसी प्रश्न को सेकंड मेथड से हल करने वाले हैं।
क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि ये तो बड़ा ही शॉर्टकट तरीका है, इसमें कहाँ कुछ हमने अप्लाई किया लिमिट वगैरह का, है ना। तो उस चीज़ को साबित करने के लिए एक विधि और भी है। मतलब जैसे हमने पहला और दूसरा प्रश्न हल किया, उसी आधार पर हम इसको हल करने वाले हैं। जैसे चूंकि यहाँ पर हम लोग एक मान लेंगे, यहाँ पर कोई चूंकि क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, तो x बराबर a c b d कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखने वाले हैं द्वितीय विधि में कि माना x बराबर k, जहाँ k जो है सदस्य है किस चीज का, रियल नंबर का। ये देखिए प्रेजेंटेशन काफी जरूरी है, कैसे लिखा जाता है इस पर जरूर ध्यान दें। अक्सर हम लोग यही गलती कर देते हैं, शॉर्टकट बनाने के चक्कर में कुछ आवश्यक चीज़ों को लिखते नहीं हैं। जैसे परीक्षा में जब हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो मात्रक छोड़ करके आ जाते हैं, है ना। तो ये गलती ना करें, क्योंकि इन गलतियों से ही आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो माना x बराबर के, जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा तो x बराबर के, आप कुछ भी मान लो, ठीक है ना, a b c d x y z कुछ भी मान लो। तो x बराबर के, जहाँ ये जरूर लिखो कि k किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, ठीक है ना। तो अब हम इस चीज को अप्लाई करने वाले हैं। अतः f ऑफ x बराबर x माइनस 5, इसलिए f k इक्वल क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर k माइनस 5 होगा। तो k के ऊपर हमारा मान कितना हुआ, k माइनस 5 हुआ। अब हम इसके ऊपर लिमिट लगाकर चलेंगे, इसलिए क्योंकि ये फलन एक ही प्रकार से परिभाषित हुआ है तो हम सिर्फ लिमिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू k, ठीक है ना, क्योंकि हमने k बिंदु मान लिया है। और यहाँ पर हम लिख देंगे f ऑफ x, और इस चीज को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू k, और fx हमारा कितना है, देखो यहाँ पर x माइनस 5। अब हम x की जगह पर k को यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा लिमिट सब जो है खत्म हो जाएगा। तो x की जगह पर जब k लिखेंगे तो k माइनस 5 हो जाएगा, मतलब इसकी जो लिमिट है वो भी k माइनस 5 हो गई। तो हम फिर उसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे बड़े आसान शब्दों में कि स्पष्टतः x बराबर k, जो कि रियल नंबर है, ठीक है ना, x बराबर k बिलोंग्स टू r के लिए f ऑफ k इक्वल लिमिट x टेंड्स टू k fx बराबर k माइनस 5। तो जब ये बराबर है तो फलन, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह फलन x के किसी भी मान के लिए संतत है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई कि जब इस तरीके की मैथ जब बनानी होगी तो हम इस तरीके से लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, जिसके लिए कई सेक्शन में वीडियो को बनाना पड़ जाएगा, और चूंकि कोरोना के कारण पढ़ाई बाधित है तो मैं चाहूँगा कि मैंने इसका PDF बना करके रख लिया है और मैं इसका PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए